हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में। तो लास्ट टाइम हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में जो डिस्कस किया था कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और दो लीनियर इक्वेशंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से कैसे उन वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी के आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। आपको याद हो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में दो तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक ग्राफिकली और दूसरा एल्जेब्रिकली। तो ग्राफिकली कैसे करते हैं वो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, है ना, जहां पर दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वही उन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। अब इसको ग्राफिकली हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे कैसे हम एल्जेब्रिकली इसे करते हैं। एल्जेब्रिकली दो इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालने के लिए हम तीन मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड अपने पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज नंबर 3.3 from NCERT we will discuss today only in this video, and for exercise 3.4, 3.5 and 3.6 you have to wait for next video. So let us start today's topic. We are going to discuss the first algebraical method, that is substitution method. Substitution method. So in today's video we will discuss about the algebraical method substitution only. We will solve the problems from NCERT with substitution, and let's get started. Now most of you are cricketers and you are very well aware with this term substitution. तो substitute का मतलब होता क्या है? ठीक है, किसी एक को हटा के उसकी जगह दूसरे को ले आना। तो यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन हमको गिवन है। लेट अस सपोज वी हैव गिवन x plus y is equals to 14 and x minus y as 4। ये इक्वेशन हमें गिवन है ना। तो दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन बाय substitution method. So what we will do, we will simply find the value of one variable from any equation. तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लो। सपोज करो मुझे ये अच्छी लग रही तो मैं ये सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, x minus y equals to 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और y को इधर भेज रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ये देखो x इक्वल्स टू, यहाँ पे x अकेला बचा है। हमको यही करना है कि एक वेरिएबल यहाँ अकेला बचा रहे। तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई। अब इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन से निकाला था तो इसमें पुट करेंगे। मतलब जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकते, उसके दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई सेकेंड इक्वेशन से निकाला था, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग the value of x in equation 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की जगह पे 4। चलिए पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 अपने पास है x plus y equals to 14। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 4 plus y है ना। तो 4 plus y लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस y equals to 14। तो 4 को उधर भेज देते हैं, 2y मिलके 2y। देखो 1y plus 1y 2y, 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो it will give us y 2y is equals to 10 और y is equals to 5, है ना। 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10/2 आ जाएगा। तो 10/2 आ जाएगा तो ये 5 हो गया। अब y की वैल्यू ये आ गई है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू ये पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो y की वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग y equals to 5 इन इक्वेशन 3। तो 3 क्या है अपने पास, है ना, ये दिख रहा है आपको। 3 क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। x को ऐसे ही रहने दीजिए, 4 ऐसे ही रहेगा। y की वैल्यू अपने पास 5y है, x इक्वल्स टू आ गया 9। तो यहां से हमने क्या किया था, फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन से मैंने एक इक्वेशन सिलेक्ट किया। आप कोई भी ले सकते हैं, 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं।
तो मैंने 2 ली, 2 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली जो कि x है, और उस वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आप 2 ले रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, और अगर फर्स्ट ले रहे हैं तो सेकंड में पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया, है ना, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे x = 4 + y आ गया। उसके बाद पुट किया x + y = 14 हमारा इक्वेशन था, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 + y पुट कर दी, y पहले से लिखा हुआ है 14 है, सॉल्व किया तो y = 5 आ गया। फिर हमने क्या किया, y = 5 यहाँ पुट कर सकें, हम यहाँ भी पुट कर सकते थे, यहाँ भी पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमको ये इजी लग रहा है इसलिए यहाँ पुट कर दिया। तो x की जगह ये लिख लिया, x = 4 + y, अब x = 4 + 5, x = 9 आ गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एलिमिनेशन से हम कैसे करते हैं। चलिए हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, हमने जो इक्वेशन दी है उनको लिखा, एक को 1 माना, एक को 2 मान लिया। अब इनमें से आप कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा सिंपल है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मैं s - t/3 लेके चल रहा हूँ, s - t = 3। तो यहाँ से मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 3 + t। इसको इक्वेशन 3 सपोज कर ले रहा हूँ मैं। तो आपके पास s की वैल्यू आ चुकी है t + 3। अब इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। ऑन पुटिंग s = 3 + t इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो s की वैल्यू हम 3 + t पुट कर रहे हैं, अपॉन 3 + t/2 = 6। एल्शियम लेते हैं, 3 और 2 का एल्शियम आ जाएगा 6, एंड हियर इट विल गिव अस ट्वाइस ऑफ 3 + t + 3t = 6। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 ये t नहीं है, ये प्लस है, 3 2 6 + 2t + 3t = 36। तो 6 को हम इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो 2t + 3t मिलके 5t = 36 - 6। तो 5t = आ गया 30, तो t = आ गया 30/5। तो 30/5 करो, t = 6। ठीक है, क्या किया हमने, हमको दो इक्वेशन गिवन थी, हमने पहली वाली इक्वेशन कंसीडर करी, वहां से s की वैल्यू निकाली, ये आ गई, और s की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद ये 3 + t, देखो 3 + t/3 + t/2 = 6 आ गया। एल्शियम लिया, 3 और 2 का एल्शियम 6 आया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई, सॉल्व किया तो t = 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब t = 6 हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। ऑन पुटिंग t = 6 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। तो भाई इक्वेशन 3 अपने पास है, s = 3 + t। s को ऐसे रहने दें, 3 को ऐसे रहने दें, t की वैल्यू 6, s की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो आपके पास t भी आ गया, s भी आ गया। अब s अगर आपको चेक करना है कि ये सही है गलत है, तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में या दोनों इक्वेशन में आप s और t की वैल्यू रखिए और वो आपको सेम देगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पुट करेंगे s और t तो 3 आएगा, और यहाँ s और t पुट करेंगे तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, आपका LHS और RHS दोनों इक्वल होगा। चलिए इसको कॉपी करिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वी हैव टू इक्वेशन 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। तो इन दोनों को सॉल्व करना है। फिर से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, तो मुझे ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है, मैं यही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जो है कैलकुलेशन थोड़ा कम या ज्यादा हो जाएगा इक्वेशन लेने से। ठीक है, तो आप कोशिश ये करिए कि ऐसी इक्वेशन उठाइए जिससे कैलकुलेशन आपको कम से कम करना पड़े। ठीक, चलिए अब मैंने इक्वेशन 1 सपोज किया इसे, इक्वेशन 2 सपोज किया इसे, और मैं ये इक्वेशन लेके चल रहा हूँ 3x - y = 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं x की वैल्यू नहीं निकाल रहा क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, ये बिना कोफिशिएंट के है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ।
ठीक है, y की। तो y को इधर लेके जाऊंगा तो आएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब बहुत से बच्चे मेरा ये पूछेंगे कि सर आपने x की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, अभी तक तो आप जो पहला हो रहा था वेरिएबल उसी की वैल्यू निकाल रहे थे। तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमेशा कोशिश करिए कम से कम बोझ उठाने की, क्योंकि ज़्यादा बोझ तो गधे उठाते हैं और हम गधे हैं नहीं। ठीक है, तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे, कम से कम कैलकुलेशन रहे और आप जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। इसीलिए मैंने क्या किया, y को इधर ले लिया, y इक्वल टू 3x प्लस 3 आ गया। क्योंकि अगर मैं y को इधर भेजता तो ये 3 प्लस वाई होता, फिर ये y 3 नीचे जाता अपॉन में, डिवाइड होता, फिर यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, वो कट करता। इससे बढ़िया ये है कि लीनियर बनाओ। ये मुझे थोड़ा सा मेंटली ऐसा लग रहा है कि ये ईजी है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए, अब ये आ गया है, इसको इक्वेशन 3 मैंने सपोज कर लिया। नाउ ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इन इक्वेशन, कौन सी लेंगे भाई, है ना, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन निकाला है तो हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन अपने पास है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 9 को ऐसे ही रहें तो x का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, वो ऐसे ही रहेगा। माइनस 3 भी ऐसे ही रहेगा, y की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है भाई, अब ये तो आपको करना आता ही है, सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 3 3 9x प्लस नहीं माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू 9। तो 9x से 9 कैंसिल, माइनस 9 इक्वल्स टू 9, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं आएंगे। अच्छा, अगर याद हो आपको तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कभी भी आप जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं सबसे पहले उनके रेशियोज को, उनके कांस्टेंट के रेशियोज को कंपेयर करके देख लीजिए क्या कैसी लाइंस आ रही हैं। तो देखिए a1 अपॉन a2 अगर हम निकालें, यहाँ पे a1 अपने पास 3 है, b1 अपने पास -1 है और c1 अपने पास -3 है। 3 को उधर लेके जाओगे -3 हो जाएगा, a2 आ जाएगा 9, b2 आ जाएगा -3 और c2 आ जाएगा -9। तो मैं देख पा रहा हूं कि a1 अपॉन a2 जो आया है वो आया 1/3। कैसे, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 9, तो 1/3। b1 अपॉन b2 निकालूं तो -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। c1 अपॉन c2 निकालूं तो ये -3 अपॉन -9, 3 1 3 3 9, यानी ये भी 1/3 आ गया। तो यहां से आपको ये दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जो कि इक्वेशन होती थी कोइंसिडेंट लाइंस की। तो इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। देखिए यहाँ पे x और y तो गायब ही हो गए, यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इस इक्वेशन के सोल्यूशन इन्फिनिटली मैनी होंगे। मतलब x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी y की किसी भी वैल्यू के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इसलिए हमको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं मिला है। अब वेरिएबल नहीं मिला है तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी जब भी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम ये कर लिया करिए। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो पॉइंट में है। बच्चे पॉइंट देख के डर जाते हैं, अरे सर बहुत टफ आ गया है। तो भाई ऐसा है कि टफ कुछ नहीं होता है, सब वही है, बेसिक्स पे काम करो और चाहे कुछ भी आए, कोई भी क्वेश्चन आए, अपने पे थोड़ा सा भरोसा रखो, तुम सब कर सकते हो। ठीक है, फिर से अपने पास दो इक्वेशन है, हमने इसको इक्वेशन 1 मानी है, इसको इक्वेशन 2 मानी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन टफ कुछ नहीं है 10th की मैथ्स में। ठीक है, तो अब कोई भी इक्वेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो मैं कोई भी, चलो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो किसकी वैल्यू निकालूं, किसी की भी, चलो y की निकाल लेता हूँ। तो 2x को उधर भेजो तो 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.2x। अब मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना कि आप लोग ये सब्ट्रैक्ट मत कर देना। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसके साथ में ये x भी है, सनीचर। ठीक है, जब तक ये सनीचर है तब तक आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अब ये 0.3 यहाँ मैं दोनों तरफ 0.3 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो y इक्वल्स टू आ गया 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3। इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ मैं इधर। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। चलो अब आगे देखते हैं। y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि 1 ली थी,
तो पुट करते हैं 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.4x ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 0.5 भी ऐसे ही रहेगा। y की वैल्यू ये रख लेते हैं, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस है और जहाँ माइनस होता है वो मार्क्स भी माइनस कर लेता है, इसलिए ब्रैकेट लगा के सावधानी बरतें। जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है ना, मास्क लगा के सावधानी बरतें, वैसे यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के आप सावधानी बरतेंगे। अब आगे क्या करना है हमें, इसमें इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इसका। प्लस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 13 5 65, 0.65 माइनस 0.1x अपॉन 0.3। आपको ये मत कहना सर ये 0.2 था, 1 कैसे हो गया, है ना। 2 5 10 होता है तो 0.10 होगा, 10 का मतलब यही होता है 2.3। चलो भाई इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो इसमें आ जाएगा 0.3, ठीक है। 0.3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.1x इक्वल्स टू 2.3। अगर किसी को, ठीक है, अगर किसी को डेसिमल लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डेसिमल में क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंपली क्या करना है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना और इस इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों में डेसिमल खत्म हो जाएगा और दोनों सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, सर आंसर वही आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम राइट हैंड साइड भी वही कर रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, तो इक्वालिटी चेंज होगी नहीं, इक्वालिटी वही रहेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। चलो अब देखो 0.12x में से 0.1x जाएगा तो यह आ जाएगा 0.02x प्लस 0.65 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.3 इंटू 0.3। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं और 0.02x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 3 9 3 2 6 माइनस 0.65। तो अपने पास फाइनली जो आया है वो आया है 0.02x इक्वल्स टू 0.04। भैया सब्ट्रैक्ट कर लेना, 0.69 से 0.65 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा, x इक्वल्स टू आ गया 0.04 अपॉन 0.02, 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, वो तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 आ गया, उसको यहाँ पुट करके देखते हैं। On putting x equal to 2, on putting x equals to 2 in equation 3, what we will get, y is equals to 1.3 minus 0.2 into 2 upon 0.3, तो y is equals to 1.3 minus कितना आ जाएगा भाई 0.4 upon 0.3, तो y equals to कितना 13, 0.9 अपॉन 0.3, पॉइंट कैंसिल, 3 1 3 3 था, तो y इक्वल्स टू आ गया 3। तो भाई इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। कुछ है नहीं, आप देख लीजिए, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी आपकी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अच्छी है तो आप एक बार यहाँ दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, आप सॉल्व करिए, बहुत इजीली आप कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसको कॉपी करिए फटाक से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x प्लस √8y इक्वल टू 0। भाई अंडर से बड़ा डर लगता है बच्चों को, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से, चलिए सस्पेंस क्यों खोले, बाद में देखते हैं। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, तो मैं इक्वेशन 2 लेके चल रहा हूँ। 3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा √ सिर्फ 8 पे है, इसको उधर भेजा तो आ गया √3x इज इक्वल्स टू √8y। अब क्या √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो तो ये कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू आ गया √8/3y। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब 2 लिया था तो 1 में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू √8/3y in equation 1, what we will get, √2 into √8/√3y plus √3y equals to 0। अब बहुत ध्यान से देखिए, y दोनों में कॉमन है, तो हमने कहा ये हो गया √16 यानी 4/√3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 0/4√3 प्लस √3। तो आपको पता है 0 अपॉन एनीथिंग इज
0, y इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 यहां पुट कर लेते हैं, तो ऑन पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 0, और 0 में अगर अंडर रूट 8/3 या किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो x इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही दसवें में बोल रहा था कि अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 आ रहा है, और यहाँ सब्ट्रैक्टिव है तो भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे तभी पॉसिबल है कि ये 0 आए। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो 6 पार्ट है, लास्ट वाला, वो आप खुद कर लेंगे, उसमें कुछ है नहीं, जस्ट जो मैंने ऊपर के पास डिस्कस किया हम लोगों ने उसी तरह से करिए, हो जाएगा। नहीं होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट दे दूंगा कि आप मुझे कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, मैं वैसे आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमें ये यहां से m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 सब कंसीडर करते हैं। अब किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, तो मैं सेकंड इक्वेशन उठा रहा हूं। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, तो 2x इज इक्वल्स टू -24 प्लस 4y। अब यहां पर भी 2 है तो सबको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से। ये याद रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड इक्वल टू के, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सब में करेंगे, यानी कि किसी एक में कर दिया बाकी को छोड़ दिया, जो भी करेंगे आप दोनों में करेंगे या सारे टर्म्स में करेंगे। तो यहां से कटा, ये 12 आ गया और ये 2 आ गया, तो x इक्वल्स टू आ गया -12 प्लस 2y। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इसको ऑन पुटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन y, value of x from equation 3 in equation 1, क्योंकि 2 लिया था हमने, 2 से सॉल्व किया था तो 1 में पुट करेंगे, तो 2 into -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। चलिए भाई सॉल्व करिए, -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 7y इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7y इज इक्वल्स टू 35, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 5, 7 5 से 35। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें। चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वेशन में 3 पुट करते हैं, ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3, व्हाट वी विल गेट, x इक्वल्स टू -12 प्लस 2 into 5, तो 2 5 से 10, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -2। ठीक है, अब x और y हम निकाल चुके हैं, हमें ये यहां से m की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। y की वैल्यू हमारे पास आई है 5, और m का ऐसे रहने दिया, x की वैल्यू -2 आई है प्लस 3 को उधर भेजिए, तो ये आएगा 5 - 3 इक्वल्स टू -2 into m, तो 2 इज इक्वल्स टू -2 into m, और m इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया -1। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड, या ये कह सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे m जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ अ लाइन। चलिए इसको बाद में हम जब क्लास अभी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में वहां डिस्कस करेंगे कि m एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, बस याद रखिए y = mx + c, वो एक स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं, हमको दोनों इक्वेशन गिवन थी, हमने दोनों इक्वेशन से क्या किया, x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, तो हमने y x की वैल्यू पुट करी और m की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें पहला पार्ट है, कहता है
The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. दो नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है. अच्छा भाई, छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर का 3 टाइम हो सकता है? नहीं हो सकता है. इसका मतलब बड़ा वाला जो नंबर होगा वो इक्वल टू होगा 3 टाइम ऑफ छोटा वाला नंबर. समझ में आ रहा है? चलो तो हम कर लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी, अरे बचपन का जो साथी वही मान लेते हैं, x एंड सेकेंड नंबर बी y सच दैट ये एस मतलब सच दैट है. ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, मतलब x जो है वो बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है. तो जब इसने कहा डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, कि छोटे में से बड़ा घटा दें? तो बड़े में छोटा घटाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है क्या x minus y is equals to 26, equation 1. Again the question is saying the larger number is 3 times the smaller number. यही कहता है one number is 3 times the other number. तो बड़ा वाला नंबर छोटा वाले के 3 टाइम होगा, छोटा वाला तो हो नहीं सकता है. ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालते थे. तो यहाँ से देखो हमें x की वैल्यू पहले से गिवन है, x इक्वल्स टू 3 y गिवन है, तो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 what we will get 3y minus y equals to 26. अब ये 3y है, ये 1y है, 3y minus 1y 2y, क्यों भाई? अब y equals to 26 upon 2 and y is equals to 13. y equal to 13 आपके पास आ गया, इसको यहाँ पुट कर दीजिए. On putting y is equals to 13 in equation 2, आप 2 1 किसी में पुट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. x equals to आ गया 3 into 13, तो x is equals to 39. 3 1 3 3 3 9, तो ये आ गया x और y. तो मतलब पहला नंबर जो लार्जर नंबर था दैट इज 39 और जो स्मॉलर नंबर था वो 13. समझ कर लीजिए, से अच्छे से कॉपी कर लीजिए वीडियो रोक के. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18 डिग्री. फाइंड द एंगल्स. तो ये कहता है कि दो एंगल है, दोनों एंगल कैसे सप्लीमेंट्री एंगल है, और जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है ना. द लार्जर एंगल एक्सीड सेकेंड स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री. तो भाई सबसे पहले तो हमको बताना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है. तो आप में से बहुत से बच्चों को पता है, बहुत से सबको पता होगा, बहुत इजी है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. याद रखिएगा यहाँ पे दो एंगल की बात हो रही है. दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो हम कहेंगे लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल बी y डिग्री. अब क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो अभी हमको पता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग, अच्छा एक चीज और, ये इस तरह से सच दैट x इज ग्रेटर देन y, है ना, x बड़ा है. कहता है जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, मतलब इस ये 18 ज्यादा है. तो अगर मैं इसको भी 18 दे दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. सपोज करो आपके भाई के पास आपसे 18 रुपए ज्यादा है, आपके पापा दोनों को पैसे दिए, आपके पापा ने दोनों को पैसे दिए और आपके भाई ने काउंट किया तो उसके पास 18 ज्यादा है आपसे. तो पापा आपके भाई को 18 देंगे कि आपको 18 देंगे? 18 और रुपीज किसको देंगे, आपको कि आपके भाई को? बिल्कुल आपको देंगे ना. आपके भाई को दे दिया तो वो 36 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये पहले से ज्यादा था तो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. जब 18 रुपीज आपको मिल जाएंगे, उसके पास भी आपसे 18 ज्यादा, दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो आप भी खुश, आपके भाई भी खुश, पापा भी खुश. हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली. ठीक है, तो ये आ गया अपने पास. अब क्या करना है, यहाँ से देखो x की वैल्यू निकली हुई है, इसको इसमें पुट कर देते हैं. इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 व्हाट वी विल गेट. x की वैल्यू पुट करके देखते हैं. यहाँ पे देखो x की जगह y प्लस 18
प्लस वाई पहले से है, यहाँ 180 डिग्री, ये 18 डिग्री, तो वाई और वाई मिलके 2y, ये 18 इधर जाएगा, 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा भाई 261, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 162/2, दैट इज y इज इक्वल टू 2 8 2 1 81 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। अब y इक्वल टू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ऑन पुटिंग y is equals to 81 degree in equation 2, but we will get x is equals to 81 plus 18, इसको ऐड करते हैं कितना आएगा 900 नहीं, अच्छा 99 आएगा। अरे कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, सबट्रैक्शन एडिशन आता ही नहीं है। ठीक है भाई, तो ये 99 आ गया, बस हो गया, सिंपल सा। क्या दिया था हमको एक कंडीशन दी थी जिसमें दो सप्लीमेंट्री एंगल थे, जिन सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा था, तो हमने कंडीशन सपोज कर ली कि लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई, सच दैट अब लार्जर एंगल एक्स है और स्मॉलर एंगल वाई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सप्लीमेंट्री, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है, तो हमने छोटे में 18 ऐड कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए, फिर वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, हमारा y इक्वल्स टू 81 और x इक्वल्स टू 99 आ गया। ठीक है, चलिए पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। थर्ड पार्ट में कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800 एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोच है, सपोज कर लो आपके कोच सर अभिजीत सर है ना, अभिजीत सिन्हा सर ने क्या किया 7 बैट, अच्छा यहाँ तो फीमेल है, चलो कोई बात नहीं, हम अभिजीत सर को ही भेज रहे हैं, हम मेल बना लेंगे, क्या दिक्कत है। तो उस कोच ने क्या किया 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, मतलब अभिजीत सर गए, उन्होंने कहा भैया ऐसा है 7 बैट्स दे दो 6 बॉल्स दे दो, दुकान वाले ने दे दिया, और उसने बिल बनाया, तो बिल आया 3,800, बहुत सस्ता आ गया, पता है इतने का तो एक बैट भी नहीं आता, कोई बात, बहुत पुराना जमाना है, तो 3,800 का बिल आया। फिर कुछ न्यू एडमिशन और आ गए, उन्होंने कहा सर हमको ही बैट और बॉल चाहिए, तो अभिजीत सर फिर से गए, उन्होंने क्या किया 3 बैट्स लिए और 5 बॉल्स ली, 3 बैट्स और 5 बॉल्स का जो कॉस्ट आया वो दैट इज 1,750 रुपीज आया। ठीक है, तो अब हमें बताना है, अभिजीत सर आए ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा कि फरहाद बताओ बेटा एक बॉल और एक बैट कितने की पड़ी। अब फरहाद ने कभी क्लास में ध्यान दिया हो तो फरहाद बता पाएंगे, तो यश प्रकाश की सहायता लेने के लिए उन्होंने कहा यश बताओ जरा, तो यश ने कहा बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन निकाल लो। लेकिन जब धामी सर पढ़ा रहे थे तो फरहाद मजे कर रहे थे, पढ़ा नहीं, है ना, तो अब क्या करेंगे, फरहाद हॉस्टल जाएंगे और यश प्रकाश के साथ बैठेंगे पढ़ेंगे, तो वो एक बॉल और एक बैट का प्राइस निकाल के अपने अभिजीत सर को बता देंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक बॉल और एक बैट का प्राइस क्या आया और कैसे निकाला फरहाद ने और यश प्रकाश ने दोनों ने मिलकर। तो कोच ने, अब हमने क्या किया, हमने बैट और बॉल खरीदा था, तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, द कॉस्ट ऑफ वन बैट be ₹X and the cost of one ball be ₹Y। एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली X रुपीज है और एक बॉल की कॉस्ट मान ली Y रुपीज है। तो पहले जो कोच ने खरीदा है दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7X plus 6Y is equals to 3,850, है ना, ओके 3,800 एंड अगेन उन्होंने क्या खरीदा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3X plus 5Y is equals to 1,750। अब फिर से भाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूं, तो 3X plus 5Y is equals to 1750, तो 5Y को उधर भेज देते हैं, 3X is equals to 1750 minus 5Y, 3 से सब में डिवाइड कर दो, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कटेगा नहीं हो कटेगा, तो X equals to 1750
माइनस 5y अपॉन 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि हम 2 तो यूज कर चुके हैं, तो 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो 7 पहले से लिखा है, x की जगह हम पुट करेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब चलिए 7 को तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 12250 माइनस 7535 y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इसके नीचे 1 सपोज करते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 3 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 3800। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा 12250, अच्छा 35 माइनस 80 प्लस 18 माइनस 35 प्लस 18 कितना आ जाएगा माइनस 17y इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3,911,400। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 12,250 को हम इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस 17y बच गया और इधर आ गया 11,400 माइनस 12,250। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 17y। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है तो नेगेटिव साइन आएगा, 0,5 ओके 0,5 और 8, बस माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 5 तो y इक्वल्स टू 50। अब ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 50, ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3। ठीक है भाई, 3 में इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, अदरवाइज मैं 1 और 2 में ही पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3। सब्ट्रैक्ट करो, x इक्वल्स टू 1500 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 500। कितना आ गया 500। तो यहां से हम कह सकते हैं आखिरकार फरहाद और यश प्रकाश ने मिलकर सॉल्व कर लिया, निकाल लिया कि सर एक बॉल जो है वो 50 रुपीज की थी और एक बैट जो है वो 500 रुपीज का था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी है जिसका एक फिक्स प्राइस है, रेंटल प्राइस है, और जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस हिसाब से एक प्राइस है। ठीक है, फिर कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेज ₹105। तो अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो 105 रुपए जो है पे करता है। एंड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेज इज ₹155। मतलब अगर कोई इंसान 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे 155 रुपीज पे करने होंगे। What are the fixed charges and the charges per kilometer? Fixed charge क्या है और per kilometer charge क्या है? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 kilometer? एक आदमी अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? तो भाई अपने पास कंडीशन क्या पहले वो समझते हैं। एक टैक्सी है, वो यहां से यहां तक जा रही है, सपोज करो 10 किलोमीटर जा रहा है पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसे फेयर लगा 105 रुपए, 105 रुपीज। ठीक है, फिर कहते हैं ये टैक्सी है 25 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको फेयर लगा है कितना 155 रुपीज। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें पहली बात तो टैक्स का रेंटल है, तो हमने सपोज कर लिया जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है, तो यहाँ पे भी x रुपीज होगा। ठीक है, फिक्स चार्ज x रुपीज है कि भैया तुमने अगर टैक्सी हायर करी तो तुम्हें इतना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चाहे तुम 1 कदम चलो, चाहे 2 कदम चलो, चाहे 1 किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर, फिर हर किलोमीटर का अलग चार्ज है। तो हमने सपोज किया 1 किलोमीटर का y रुपीज है, कितना है 1 किलोमीटर का y रुपीज, तो ये आदमी 10 किलोमीटर जा रहा है तो इसको 10y देना पड़ेगा। क्यों भाई, 1 किलोमीटर में अगर 10 रुपए देना है, 2 किलोमीटर में 20 रुपए, 3 किलोमीटर में 30 रुपए, 50 किलोमीटर जाएंगे तो 500 रुपीज, ऐसे ही y किलोमीटर जाएंगे तो 10 इंटू वाई। ठीक है, और ये 25 किलोमीटर जा रहा है तो इसको 25y देना पड़ेगा, और टोटल इसका अमाउंट ये हुआ और इसका टोटल अमाउंट ये हुआ। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई।
तो हमने क्या किया, हमने कहा लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी रुपीज एक्स। हमने फिक्स चार्ज कितना मान लिया, एक्स रुपीज, एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी रुपीज वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर डिस्टेंस पेड रुपीज 105 एंड फिक्स चार्ज प्लस 25 में 15 था, 15 किलोमीटर था, 25 तो बाद में। फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर डिस्टेंस पेड रुपीज 155। अब सिंपल सा है, इसमें से किसी भी एक इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए मैं इक्वेशन 2 उठा रहा हूँ, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ तो x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, इक्वेशन 3 मान लिया। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग या नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 मैंने पुट कर x की जगह क्या है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो इसको उधर भेज देते हैं। देखो 15y प्लस 10y अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट द नंबर, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट द नंबर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, वो भी नेगेटिव का साइन ऑफ द बिगर नंबर। और ये 105 माइनस 155 माइनस 5y और यहाँ आ जाएगा माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 50/5 तो y इक्वल टू आ गया 10 रुपीज। ठीक है, अब y इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन कहाँ पुट करें 3 में, x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, x इक्वल टू 155 माइनस 150, x इक्वल टू कितना आ गया 5 रुपीज। यानी कि जो टैक्सी का फिक्स फेयर है वो है 5 रुपीज और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो है रुपीज 10। मतलब शहर में पेट्रोल बहुत महंगा है, टैक्सी 5 रुपए में मिल रही है रेंटल उसका, और पेट्रोल का जो पर किलोमीटर का चार्ज है टैक्सी का वो है रुपीज 10। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। ओके, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, एंड इफ 3 is added to both the numerator and the denominator, it become 5/6. Find the fraction. तो भैया हमको फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे फ्रैक्शन आपको पता है x अपॉन y की फॉर्म में होता है। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इफ 2 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 9/11. The fraction becomes 9/11 if 2 is added in both numerator and denominator. मतलब जो फ्रैक्शन है अगर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे हम तो 9/11 हो जाता है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 11x प्लस 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 2 22 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया 9y प्लस 18, इसको ही रहने दे, इसको इधर भेजते हैं। 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस 22, 11 को भी इधर भेज दो, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या कहती है, कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो अगेन क्वेश्चन इज सेइंग 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 5/6। तो भाई चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। चलो सबको इधर ट्रांसफर करते हैं, बट वी विल गेट 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, x इक्वल टू 5y माइनस 3 माइनस 3 आएगा ना, 15 माइनस 18 अपॉन 6। अब x की वैल्यू देखो ये रखी हुई है, यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1,
इसको 2 मान लेते हैं एंड इक्वेशन 2। देखो ये भी x है, ये भी x है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। चलिए इसको इक्वल कर लेते हैं। तो व्हाट वी विल गेट हियर 9y minus 4 upon 11 is equals to 5y minus 3 upon 6। ठीक है, ये आ गया। देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट ना आप अपने तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे तरीके से तो सिर्फ आप ये सीखेंगे मैं कैसे करता हूँ, आप कैसे करते हैं ये तभी आपको आएगा जब आप खुद करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी कैलकुलेशन करें अपने आप करें। तो चलिए इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। 9 6 54y माइनस 9 6 24 इक्वल्स टू 55y माइनस 33। तो 33 को इधर भेजते हैं और 54y को इधर भेजते हैं। तो व्हाट वी विल गेट 33 माइनस 24, इधर ये नेगेटिव था इधर प्लस आ गया, 55y और ये प्लस का था उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 54y। 33 माइनस 24 9 होता है सपोज, 55y माइनस 54y 1y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है वो आ गया 9। अब x निकालना है तो x चाहे यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, तो मैं कहीं रख लेता हूँ, इक्वेशन 1 में ही रख लेता हूँ। ऑन पुटिंग y is equals to 9 in equation 1, so what we will get x is equals to 9 into 9 minus 4 upon 11, 9 9 is 81 minus 4 upon 11, तो ये जाएगा 77 upon 11, that is equals to 7, x equals to आ गया 7। so the fraction is 7/9, क्योंकि हमने x upon y माना था और x जो है 7 आया है, y 9 आया है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमसे कह रहा था एक फ्रैक्शन है, हमने कहा फ्रैक्शन है। ठीक है, बिल्कुल हमको बचपन से पता है x अपॉन y की फॉर्म में होगा, हमने मान लिया x अपॉन y है। आप p अपॉन q भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दे तो वो 9/11 के इक्वल हो जाता है। हमने कहा ठीक है भैया, आपने बोला हमने कर दिया, करने का हमने ये अपनी मर्जी से सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप 3 ऐड कर देंगे तो वो 5/6 होता है। हमने कहा ठीक है भैया, जैसा आप कहें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल ली, आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब आज से 5 साल बाद जो जेकब की एज होगी वो उसके सन की एज के 3 टाइम हो जाएगी। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। और 7 साल पहले 5 years ago, और 5 years ago मतलब 5 साल पहले जेकब की जो एज थी वो उसके सन की एज के कितना 7 टाइम थी। तो चलिए उनकी प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो सपोज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x years and his son's present age be y years। भाई यहाँ पे 2 लोग थे, एक जेकब था एक उसका बेटा। तो हमने कहा कि चलो मान लेते हैं जेकब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है और उसके बेटे की जो एज है प्रेजेंट एज वो y ईयर्स है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 5 years hence the Jacob will be 3 times of his age after 5 years। तो आफ्टर 5 years जेकब की एज हो जाएगी x + 5 और इसके बेटे की एज हो जाएगी y + 5। अब ये कहता है कि ये इसका 3 टाइम है, मतलब इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 = 3y + 15, x को ऐसे ही रहने देते हैं 3y + 15 - 5, x = 3y + 10, equation 1। Now again question is saying 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जेकब की एज अगर अभी x है तो 5 साल पहले x - 5 होगी। इसके बेटे की एज अभी y है तो 5 साल पहले y - 5 होगी। अब ये कहता है जेकब्स एज विल बी 7 टाइम द एज ऑफ हिज सन। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 = 7y - 35, यहाँ से x = 7y - 35 + 5, x = 7y, ये माइनस ये प्लस, अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो बिगर नंबर का साइन ये आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
अब फिर से जैसे उसमें क्या था, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 में देखते हैं क्या होता है। 3y + 10 = 7y - 30। तो मैं 30 को इधर भेज रहा हूँ और 3y को इधर भेज रहा हूँ, तो बट आई विल गेट 30 + 10 = 7y - 3y, है ना। इसको यहाँ रब कर देता हूँ मैं। तो 30 को इधर लेकर नेगेटिव था, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 30 + 10 = 7y - 3y, तो ये हो जाएगा 40 = 4y। 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा y। तो y कितना आ गया 10, और y क्या था, एज ऑफ जेकब सन, तो उसकी एज आ गई 10 ईयर। अब चलिए y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 है, किसी में रख लीजिए। ऑन पुटिंग y = 10 in equation 1, तो what we will get, x = 3 × 10 + 10। अब भाई कोई ये दोनों ऐड करे 20 + 30 = 60 मत करना प्लीज, बॉड मास याद रखना, ठीक है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ही हो जाएगा 30 + 10, यानी x = क्या आ गया 40। तो दिस इंप्लाइज एज ऑफ जेकब या जेकब्स एज is 40 years and his son's age is 10 years। तो यहां से देखिए आपको मिल गया कि जेकब की एज जो है वो 40 इयर्स आई है और उसके बेटे की एज जो है वो 10 ईयर आई है, ठीक है। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से टैक्सी वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इक्वल गए, ये और सेकेंड लास्ट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिस करिए। जानता हूँ आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी उठाइए, किसी रेफरेंस से उठा के प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई होप आपको आ जाएगा बहुत इजीली। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन सीखेंगे, कैसे एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो पोस्ट होती है चैनल पे वो आपको एज सून एज मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप घर पे बैठे बैठे अपने जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि ये लॉकडाउन का जो टाइम है, ये टाइम आपको पढ़ाई पे दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद जब खुलेगा तो आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। स्कूल भी जाना है, एकेडमी भी जानी है, कोचिंग भी जाना है, दोस्तों के साथ भी घूमना है, शादी ब्याह सब कुछ निपटाना है। तो अभी ये सब नहीं हो रहा है, तो आप पढ़ाई पे टाइम दीजिए, वीडियोस देखिए। जानता हूं मैं वीडियोस थोड़ी सी लंबी है, तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, अपने नोट्स बनाइए, क्वेश्चन लगाइए, पॉज कर दीजिए, तब तक आप क्वेश्चन लगाइए, फिर 1 घंटे बाद देखिए, 2 घंटे बाद देखिए, ब्रेक ले लेके देखिए कंटिन्यूसली, 1 घंटा मत बैठिए फोन के सामने। तो अपना भी ख्याल रखिए, क्वेश्चन भी करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, क्लासमेट से, स्कूलमेट से, सबसे सब्सक्राइब करवाइए। टिल देन सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ।